हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज से हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो ये बता दें कि भारतीय संविधान को समझने से पहले इसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड को समझना उसको समझना बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड क्या है, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन तैयार हुई और कैसे फाइनली मेरा ये संविधान बन के तैयार हुआ, उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड होता क्या है, आया कहाँ से, कैसे प्रोविजन डेवलप हुआ। एक बात ये भी बता देंगे, ये जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यानी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस मतलब आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, या फिर जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। लेकिन उतना जैसे एसएससी को बच्चा अगर है तो उनके लिए उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके अलावा कोई भी इंडियन हो जो नॉर्मली जैसे भारतीय संविधान को समझना चाहता उनके लिए। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज का सेशन में यही बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बता देते हैं जो मेरे सोर्सेस हैं, इसे हम जहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे, जो मेरे सोर्सेस है उस बुक का नाम है, हम बता देते हैं। बुक का नाम है, पहला है एम लक्ष्मीकांत, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है। जो बुक का नाम है लक्ष्मीकांत की बुक है एक, एम लक्ष्मीकांत की बुक है एक। दूसरी बुक का जो सोर्सेस हम लेते हैं वो होगा सुभाष कश्यप, और एक कभी कभी इसका रेफरेंस भी यूज़ करेंगे डीडी वासु का। ये तीन बुक है। तीन बुक का रेफरेंस के अलावा प्लस एक न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, या तो इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कभी कभी ऐसे नॉर्मली रेगुलर ये यूज़ करते ही है। और इसके अलावा द हिंदू, और एक है विकिपीडिया। इसके अलावा एक है विकिपीडिया। तो हम जितनी भी बात बोलेंगे या मेरी जो नॉलेज की जानकारी या सोर्सेस है वो है एक एम लक्ष्मीकांत, डीडी बासु तो है, ये भी है, दोनों तीनों है, लेकिन ज़्यादातर ये फॉलो करते हैं। और एक इंडियन एक्सप्रेस और विकिपीडिया और हिंदू भी। तो शुरू करें आज का सेशन। हम क्या क्या बात करेंगे, हम ये बता देते हैं कि जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं नॉर्मली यही सब फॉलो करते हैं, तो वो बुक में भी देख सकते हैं, क्योंकि बुक का लाइन उठा के डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछता है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करें आज का सेशन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक्चुअली में होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसका कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ सवाल लगाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस समझने के लिए कुछ क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, बाय whom, for whom, for who, ये सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला है व्हाट, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हम बोलेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन अगर विद्वानों की नज़र से देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में, एक नॉर्मल भाषा में इसे बोला जाता है सेट ऑफ लॉ, सेट ऑफ रूल्स, या सेट ऑफ लॉ बोलेंगे, सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। मतलब वैसा नियम जिससे किसी देश का शासन चले उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या वैसा नियम जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई स्कूल है तो स्कूल अपने नियम से चलता है, तो स्कूल का अपना नियम होता है, तो वो स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अगर कोई कॉलेज है, कॉलेज चलता है, तो कॉलेज का जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ, उस कॉलेज का वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। उसी तरह से अगर इंडिया है अपना देश, अपने देश जिस नियम से चलता है, अपने देश में जो नियम है, शासन व्यवस्था है, जिससे सरकार काम करती है, जिसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है, और जनता के पास अधिकार है, नहीं हम लोग पास जो राइट्स है, यानी जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, तो इन सभी जो बातें मेंशन किया गया कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं, इसी को कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या एक दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया? नहीं। या एक दिन में ऐसे डॉक्ट्रिन को जन्म हो गया? नहीं। इसमें कभी कह सकते हैं इसमें एक लंबा समय लगा। तो दुनिया के जिस देश की बात करें, अगर कोई भी देश हो, अगर वहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक लंबे समय के एक डेवलपमेंट के बाद होता है, वहाँ पे एक प्रोसेस से डेवलप होता है, उसे लिखा जाता है। और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, दुनिया में जितने देश की कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना किसी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी के बेस पर आधार है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डेमोक्रेटिक है। कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? मोनार्की होता है। कहीं का टोटलिटेरियन बेस पे होता है, कहीं का वन पार्टी सिस्टम नहीं है, एक प्रकार का डिक्टेटरशिप बेस पे होता है। तो दुनिया में जिस देश की कॉन्स्टिट्यूशन चाहे डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, मतलब वो एक दिन का नहीं, एक लंबे एक समय के बाद वो कन्वेंशन डेवलप होते फिर उसे लिखा जाता है, फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो पहला जाता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का लॉ है जिससे देश चलता है, यानी देश की शासन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम एक लैंग्वेज बोलें कि लॉ ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ लैंड, या सुप्रीम लॉ ऑफ, ये भी बोल सकते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया को हम एक प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। या भारत के संविधान को समझना चाहे तो जो सुप्रीम लॉ है अपने देश का वही कॉन्स्टिट्यूशन है। या अगर अलग अलग शब्दों में बोला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, या सेट ऑफ लॉज, या सेट ऑफ कह सकते हैं डॉक्ट्रिन्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, उससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है व्हेन। सवाल आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना है, पर व्हेन, एक कब बन के तैयार हुआ? इसे चूंकि बनाने का काम हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर के ये 26 नवंबर 1949 तक, 26 दिसंबर 1946 लिखते हैं, 1946 से लेकर के 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 1949 तक ये बन गया था। ये 1949 तक बन गया। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और भी डिस्कस करेंगे। फिर इसे लागू यानी इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो व्हेन, अब सवाल आ जाता है कि वाई, क्यों चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश है तो उसे चलाने के लिए जो नियम चाहिए, अगर वो नियम नहीं होगा तो देश में अनार्की हो जाएगा। बिना नियम का कोई देश अनार्की होता है। इसीलिए देश को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए सरकार के कामकाज क्या है, पब्लिक और राइट्स क्या है, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होंगे, ठीक है, किसके पास कितने पावर है, कितने अधिकार है, ये सब समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। इसलिए इसे सुप्रीम लॉ ही बोला जाता है कंट्री का। फिर सवाल आता है किसके लिए? पब्लिक के लिए या देश को चलाने के लिए। किनके द्वारा बनाया जाता है? तो देश के द्वारा, देश की जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। तो देश की सभी जनता मिलकर बनाती है? बिल्कुल सभी जनता बनाती है, पर वो जनता अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हमारे देश के लोग ही थे, बाहर के लोग नहीं थे। और आज भी अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो अपने देश के लोग हैं, वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं बाय एपीटीपी सिस्टम, यानी फर्स्ट एपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुने गए हैं। तो ये तो इसकी जानकारी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों चाहिए, क्या मकसद है, कौन बनाता है, नहीं बनाता, ये तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 11th के बच्चे अगर इस वीडियो को भी देखेंगे तो उनको भी ये काम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा उनके लिए। एनीवे, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एक अपने देश का जो संविधान है, यानी अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसकी ही जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अगर हम बात करते हैं कि पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर बात करते तो यहाँ राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा के अपने कानून होते थे, चाहे वो मौर्य हो या गुप्ता हो या हर्षवर्धन तक हो, उनके शासन में अपने कानून होते थे। उसमें कई उसके पहले अगर महाजनपद की बात करें तो जनपद जो होते थे उनके भी अपने कानून होते थे। बात करें मेसोपोटामिया में तो उनके भी कानून रहे होंगे, लेकिन वो कानून हम लोग जान नहीं पाए क्योंकि उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जब से राइटिंग डेवलप हुआ, जब से राइटिंग हम लोग पढ़ना समझना सीख गए हैं, जैसे चाहे वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा होगा, ब्राह्मण क्रोस्टी को पढ़ा, फिर वो अशोक मौर्य के बारे में जाना, उनके समय में कानून व्यवस्था को जाना, चाहे वो हमारा सोर्सेस, चाहे वो कौटिल्य का ही अर्थशास्त्र क्यों ना हो, समय समय के पास कुछ बुद्धिज्म भी टेक्स्ट है वो भी बताते हैं। समय बढ़ते गया तो जब मेडिवल सोसाइटी में यहाँ पे आते हैं तो वहाँ भी क्या है कि मेडिवल सोसाइटी में जो बाहर से इन्वेडर्स आए उन्होंने भी कानून बनाए। फिर उसके बाद मेडिवल के बाद थोड़ा सा मॉडर्न फेज से पहले भी अगर बात करते हैं, मुगल आए, मुगलों ने भी अपने कानून व्यवस्था को बनाया। तो जो कानून बनाते थे पहले वाले कानून से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करते थे। और फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी कुछ कुछ कानून मुगलों से भी इंपोर्ट किया और अपने कानून बनाए। और जब देश अपना आज़ाद हुआ तो चूँकि ये जब अपना देश आज़ाद हुआ और जब अपने देश में संविधान बनाने की बात आई तो इसकी शुरुआत जब हुई तो कहते हैं कि इन्होंने भी अंग्रेज़ों का जो खास कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कहते क्या सच भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत सारा प्रोविजन उन्होंने उठाया। जैसे हम लोग बात करते हैं यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये वहीं से लिए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा जैसे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो भी वहीं से भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बहुत सारे प्रोविज़न जो है आज के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वही वाला बहुत सारा प्रोविज़न आज हम लोग देखते हैं। तो अंग्रेजों ने जो कुछ कानून बनाया अपने देश में वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन बना अपने देश की संविधान को बनाने में। तो सारा नहीं बना, कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि बाहर के दूसरे देश का संविधान पढ़ना पड़ा, अमेरिका का पढ़ना पड़ा, जर्मनी का पढ़ा, जैसे अमेरिका का पढ़ें तो उसे फंडामेंटल राइट लिए, जर्मनी का पढ़ें तो इमरजेंसी प्रोविजन लिए, ब्रिटेन वाला वही तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कनाडा से फेडरलिज्म ले लिया, उस तरह से आयरलैंड से डीपीएसपी ले लिया, रशिया से फिर बाद में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया उसमें। तो कहने मतलब अलग अलग देश से अलग अलग देश की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के भी वो भी आइडिया लिया गया, जिससे इसलिए इसे कुछ लोग बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन सब बात से डिस्कस कर, ये सब क्या है, एक प्रकार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिस्से भी के लिए कहाँ से गए हैं, कैसे कैसे कितने लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा, किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, कितना समय लगा, जो अपने देश को फिट किया वही लिया, सब उठा के नहीं लिया। लेकिन आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये जानेंगे कि आखिर ये बना तो कैसे बना। तो कुछ शुरू करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, मुगलों के बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेज़ों से शुरू करते हैं। समय होती है, अब हम कुछ डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। चूँकि इसका ये पहला वीडियो है तो थोड़ी बहुत डिटेल्स ज़्यादा नहीं जाएंगे, धीरे जैसे वीडियो में ज़्यादा जाएंगे इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, और हिस्ट्री के वीडियो में पूरी डिस्कस कर देंगे कि कौन कैसे आया कौन। इसमें कुछ डेट है, जैसे पहला डेट है 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। कहाँ बनती है? इंग्लैंड में बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार के कहेंगे कि जॉइंट वेंचर माने या जॉइंट स्टॉक कंपनी था, मतलब इसमें बहुत सारे मर्चेंट या बिजनेसमैन मिलकर एक कंपनी बनाती है, और इस कंपनी को जो पहचान देती है वहाँ पे, वो देती है वहाँ की रानी क्वीन एलिजाबेथ। फिर से बताते हैं, तो 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनती है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या बताते हैं, इस कंपनी को रिकॉग्नाइज करती है, यानी एक प्रकार से पावर देती है या ग्रांट करती है, जो भी माने हम कह सकते हैं। तो इस कंपनी को जो मंजूरी देती है कि जाओ तुम व्यापार करो, ट्रेड करो, वो देती है, उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ जो फर्स्ट होती है, यही इस कंपनी को कहीं ना कहीं एक प्रकार की चार्टर देती है, अधिकार, चार्टर मतलब चार्टर देती है कि जाओ तुम ट्रेड करना, कहाँ पे करना? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट का दो मतलब होता है, एक ईस्ट इंडीज करके नाम था यहाँ पे, एक पड़ता है ईस्ट इंडीज एरिया वाला, और एक बाद में ईस्ट एशिया करके नाम पड़ जाता है कि जाओ यही इंडीज और एशिया, तो बोले कि इस एरिया में जाओ तुम्हें ट्रेड करना है। तो अब कहने का मतलब एशिया फिर बाद में पूरी एशिया हो गया,
कि इस एरिया में जाकर के ट्रेड करना है, और ट्रेड करने की जो पावर थी एक कंपनी को दिया गया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें किसी एक व्यक्ति का शेयर नहीं था, कई सारे कंपनी, कई सारे बिजनेसमैन का शेयर था, स्टॉक था। और वो कंपनी बन के कहाँ आती है व्यापार करने? इंडिया आती है। तो बनती है 1600 में, और 1608 में ये भारत आती, इंडिया आती 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया आती है, केम टू इंडिया कितना? 1608 में। 1608 में आती तो इनका एक कैप्टन होता है जिसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। उसका नाम होता है विलियम हॉकिंस। यानी विलियम हॉकिंस एक व्यक्ति होता है, हॉकिंस कह सकते हैं, विलियम हॉकिंस। ये व्यक्ति आता है और ये जाके मिलता है किसको? किससे मिलता है? मेट जहांगीर से। जहांगीर उस समय इंडिया का मुगल शासक हुआ करता है। जहांगीर जो होता है वो इंडिया का मुगल शासक होता है, और जहांगीर के पास जाता है क्योंकि ये जो लैंग्वेज को ये जानता था, बहुत हद तक ये टर्किश जानता था, और इनके खानदान वंशज वहीं से आए थे। तो जब ये जाता है तो जहांगीर से बात करता है और कहता है, भैया जहांगीर साहब, मुझे अब तुम्हारे देश में, अरे जहांगीर का बाप का दोस्त तो देश था नहीं, है ना, लेकिन उसमें मान लिया कि उसी का देश था। तो जहांगीर से पूछता है, कहता है क्या कि भाई आपके देश में, यानी आपके यहाँ शासन करना, चूँकि इनका पूरा मुगलों ने पावर को पूरा सेंट्रलाइज कर, यानी पूरे इंडिया में लगभग पूरी इंडिया नहीं कह सकते हैं, साउथ का कुछ पार्ट नहीं था, लगभग इंडिया में इन्होंने कैप्चर कर ही लिया था, इनका शासन चल ही रहा था। तो जहांगीर से बोलता है कि भैया मुझे परमिशन दे दो कि हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, बदले में हम आपको क्या करेंगे? टैक्स देंगे। टैक्स का मतलब उस समय के हिसाब से 3000 रुपया, जिसमें इन लोग पूरी साल का टैक्स देते थे अंग्रेज, लगभग 3000 रुपये के आसपास में देते हैं। अब इस फैक्ट एंड फिगर पे जाना नहीं, पूछता भी नहीं एग्जाम में ऐसा। तो अब ये जो विकीपीडिया में था मैंने वहीं से उठाया, अब सच है या झूठ है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन फिगर पूछता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, विलियम हॉकिंस जो है वो क्या करता है, जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से कहता है कि मुझे परमिशन मांगता है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगता है। तो जहांगीर गिव परमिशन, ठीक है, परमिशन दे देता है वो। जहांगीर परमिशन कहता है ठीक है। जहांगीर परमिशन क्यों देता है? जहांगीर परमिशन देता है इसलिए कि जाओ तुम व्यापार करोगे, बदले मुझे पैसा दोगे, और जहांगीर को रेवेन्यू मिल जाता है। जहांगीर को पता होता कि मेरा जो खानदान वंशज आएगा इसको ही इतना मारेगा कि मार के भगा देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, तो ये भूल के परमिशन नहीं देता। अगर ये इस बात को जहांगीर को पता होता कि जो ये आदमी आ रहा है इसके आने वाले डिसेंडर्स हमारे डिसेंडर को पहले थोड़ा रोन देंगे, गोली मार के वर्मा भेज देगा, तब तो कभी परमिशन नहीं देता। जहांगीर कौन जानता कि फ्यूचर में क्या होगा? जहांगीर को पैसे का लालच दिखा, जहांगीर ने परमिशन दे दिया, बोला ठीक है सूरत में जाकर के तुम अपनी फैक्ट्री बनाओ, और सूरत में ही इन्होंने बोला कि सूरत में फैक्ट्री बनाना है। अब इस सूरत वाला कहानी क्यों है हम थोड़ा सा और बताएंगे। जब पोर्टुगीज आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, फ्रेंच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, बाद में डच और जो भी, तो इनके साथ में जो प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ की प्रॉब्लम यहाँ के साथ कुछ होती है, तो वो हम हिस्ट्री का वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहता है सूरत में यहाँ पे कहता है उनको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना था। अच्छा ठीक है, चाहो कर लो, कोई बात नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी? व्यापारिक रूप में आई थी, एज ए ट्रेडर आई थी। क्या आई थी? केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। इसका इरादा एज ए ट्रेडर्स आए थे, लेकिन पोर्टुगीज इसी इरादा से आए थे कि कन्वर्जन करना है और वहाँ के मुसलमानों को मार को भगाना है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम हुई थी, उनकी जो लड़ाई हुई थी, एक क्रूसेड हुआ था, धर्म वार 1032 में, यानी 1032 में, तो उसी का वो बदला लेने के लिए वो, चूँकि वहाँ का यूरोपियन में खासतौर पोर्टुगीज उन्हीं का इरादा से आते ही आते हैं। बाद में अलग है कि वो व्यापार करते करते भी हो जाते हैं और फिर वो फ्रेंच फॉलो करते इस पॉलिसी को, लेकिन पोर्टुगीज का इरादा वही था कि जो कि ने मुझे कन्वर्ट करना है, मुसलमानों को वहाँ भगाना है, उस पर्पज से आए थे, ट्रेड भी करना है। लेकिन इनका सोल मकसद क्या था? पहले में ट्रेड करना है। इन्हें ये सोच के आए नहीं थे कि हमें जाकर के वहाँ पे कन्वर्जन करना है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, ऐसा कुछ नहीं था, या मुसलमानों को भगाना, ऐसा कुछ नहीं था, इस्लाम को भगाना, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, और इस्लाम नहीं मुसलमानों को भगाना, ऐसा कुछ वैसा था नहीं। उन्हें उनकी कोई धर्म से प्रॉब्लम नहीं थी। तो विलियम हॉकिंस आके सीधे इसे परमिशन मांगता है। अगर वैसा होता, जहांगीर को पता चल जाता तो देता परमिशन। लेकिन पोर्टुगीज वालों ने क्या किया, अकबर यहाँ तक, अकबर को और उसके बाद इन लोगों को जहांगीर तक को कन्वर्ट करने की भी कोशिश किया, कन्वर्ट करने की भी कोशिश किया था कि तुम लोग क्रिश्चियनिटी को अपना लो। वो लोग क्रिश्चियनिटी के मकसद से आए थे। हम उसको हिस्ट्री के वीडियो में डिस्कस करेंगे। विलियम हॉकिंस आता है, परमिशन तो ले लेता है, इसको सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। अब कहानी क्या होता है,
इन लोग ने व्यापार करते हैं और टैक्स देते हैं। जब ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करते तो है यहाँ पे, बदले में क्या देते हैं लोग, टैक्स देते हैं। टैक्स से फ़ायदा किसको होता है, यहाँ की सरकार को फ़ायदा होता है, जहांगीर को फ़ायदा होता है। अब सवाल इस तरह से चलते रहता है और इस बीच में कई सारे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट आती है। हम फिर से बताते हैं, इस बीच में बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1600 के हिसाब से बना था और इसको कंट्रोल कौन करता था, वहाँ से एज ए ट्रेड के रूप में कंट्रोल कौन करता था, कंपनी के एक्ट होते थे और वो नॉर्मली इंग्लैंड से बन के आता था, लेकिन इनका सिर्फ बिजनेस के पर्पज से कंट्रोल होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस के पर्पज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये मोनोपोली था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक मोनोपोली था कि तुम इंडिया में, या बोलो इंडिया के अलावा और भी आसपास जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी एरिया में चाहे कुछ भी हो, चाहे की खेती करो या कुछ भी करो, तो तुम्हारी ही मोनोपोली होंगे, मतलब तुम ही लोग बिजनेस करो, कोई और कंपनी इंग्लैंड से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सोल राइट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सोल राइट था कि तुम ही लोग बिजनेस करोगे इंडिया में, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई और नहीं जाएगा, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव राइट बोला जाता है, नहीं चार्टर कहेंगे, CHART, चार्टर, और इनको चार्टर प्रदान किया गया था। राइट, चार्टर मतलब राइट होता है, CHART, चार्टर मतलब एक प्रकार का राइट मिला था, जो क्वीन वहाँ की जो रानी हुआ करती थी वही देती, वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम था। एनीवे, अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ के पार्लियामेंट इन पे नज़र तो रखता था, लेकिन ये नहीं जानने गया था कि जिसको हम व्यापार करने भेज रहे हैं वही एक दिन फतेह करेगा और इन मुगलों को पीट पीट के हालत ख़राब कर देगा। उसको पता ही नहीं था। जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, यानी ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट नो, इवन दे डिड नॉट एक्सपेक्टेड, सॉरी दे हैडंट एक्सपेक्टेड दैट नो द कंपनी विच आई एम सेंडिंग टू व्हाट इंडिया वुड वन डे व्हाट वी आर विक्टोरियस, दे डिड नॉट नो। कहानी ऐसा होता है, घटना ऐसा घटता है। अब हम दो घटना के जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो एक समय होती है 16 यानी दो, एक बैटल की बात करेंगे यहाँ पे, कहानी तो ऐसे चलते रहता है। तो दो बैटल की कहानी होती, एक बैटल की बात करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ पहले प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं, PLASSEY। एक्चुअली में इसका नाम प्लासी हुआ था। अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ के प्लासी की भी कहानी सुनाएंगे। और एक होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। दो कहानी हम यहाँ पे सुनाते हैं। बक्सर का स्पेलिंग, बक्सर, ये 1764 में होता है, 1764 में, और ये होता है 1757 में। अब दो घटना होता है, क्यों होता है हम इसकी कहानी सुनाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह था बैटल ऑफ बक्सर और इसके पीछे कहानी। तो इसके पीछे कहानी क्या था कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ हम यानी प्लासी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहानी शुरू करते हैं। पहले प्लासी का मतलब बंगाल में एक प्लास एरिया था जहाँ पे प्लास की यानी पेड़ बहुत होते हैं। प्लास मतलब प्लास, हम लोग आज भी उसे प्लासी कहते हैं। प्लास एक प्लास पेड़ होता है, तो उस पेड़ के जो फूल होते हैं उसी से अबीर बनता है, यानी गुलाल बनता है। तो वहाँ भी आज भी बिहार झारखंड में एरिया पड़ता है, उस एरिया में जहाँ पे प्लास के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, आज भी होते हैं, उसी से गुलाल बनता है। आज जाएंगे अब तो वहाँ भी मिल जाएगा, बंगाल में, झारखंड में। तो इसलिए इसको प्लासी बोला गया। तो अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ के प्लासी रखा। वहाँ पे लड़ाई हुआ था। लड़ाई के पीछे कारण क्या रहा होगा पहले समझते हैं। कहानी ये है, कारण कहानी क्या है, कारण यह है कि अंग्रेजों को मुगलों ने कहा था कि ठीक है तुम व्यापार करो, बदले मुझे पैसा दे देना, टैक्स दे देना। कहानी चलता रहा कि पैसे देते थे, टैक्स कर देते। लेकिन थोड़ी मुगलों की भी गलती है, अंग्रेजों की भी गलती है। ये व्यापार तो करना चाहते थे, अंग्रेज कर रहे थे। तो कहते हैं कि बंगाल के एरिया में जहाँ पे ये लोग अपना सामान रखते थे, फैक्ट्री बनाते थे, बंगाल में ही इन्होंने शुरुआत वहीं से पावर शुरू किया था। तो बाउंड्री बनाते थे, यानी फोर्टिफिकेशन करते थे, अपने सामान को घेराबंदी करके रखते थे। तो मुगलों ने कहा भाई तो हमसे पूछ के बना रहे हो, तो बना क्यों रहे हो। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम तुमको, अंग्रेज का मकसद कहना यह था कि तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं तो अपने पैसे से मतलब रखो, मुझे काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ।
मुग़लों ने रोक टोक किया। बीच में ऐसा भी हुआ कि अलग अलग किताब के अलग अलग सोर्सेस हैं, उसमें ये भी है कि मुग़ल के जो सिपाही होते थे या ऑफिसर होते थे, टैक्स देने अंग्रेज़ को टैक्स देने के बावजूद उन्हें परेशान करते थे। अब ये बर्दाश्त होता नहीं था। फाइनली उस समय इंडिया में आया हुआ था लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव नाम का था, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव था वो। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय की बात है, वो जब यहाँ आया तो उसको यहाँ की पॉलिसी समझा, बोला कि इस मुग़ल का दुश्मन कौन कौन है, उसको अपने साथ उसने दोस्ती किया, यानी सीक्रेट अलायंस करके। अब जिस मुग़ल के बारे में बात करें, मुग़ल का वो मुग़ल कोई और नहीं बल्कि अपने आप को नवाब समझते थे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब। कहानी ये बंगाल की बात है। तो बंगाल में मुग़ल तो रहते थे यहाँ पे, आगरा या दिल्ली में रहते थे, जहांगीर आगरा में ही रहा करता था उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि जो मुग़ल का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, नवाब था बंगाल में। उस नवाब से ज़्यादा बात जब नहीं बनी तो नवाब के दुश्मन कौन थे उसको ढूंढा रॉबर्ट क्लाइव ने, उनके साथ उसने सीक्रेट अलायंस कर लिया। बोला एक काम करो कि क्या तुम इस पोस्ट पे आना चाहते हो या यहाँ के गद्दी पे बैठना चाहते हो। और उन्हें सीक्रेट अलायंस कर लिया। तो अब सीक्रेट अलायंस कर लिया तो क्या हुआ कि जब उसके साथ लड़ाई हुई बंगाल के नवाब के साथ, तो नवाब के जितने दोस्त यार थे जो उनके साथ पहले रहा करते तो उन्होंने साथ दिया नहीं सही से। नतीजा नवाब को खूब पीटा, उन्होंने हरा दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब था वो हारा, बुरी तरह से हारा। और फिर बैटल ऑफ बक्सर में भी फिर बंगाल का नवाब हारा, लेकिन उसके साथ अकेले नहीं और भी थे लोग थे, फ्रेंच भी था और अवध का नवाब था, वो भी हारा। तो कहानी हम लोग यहाँ से शुरू करते कि हुआ क्या एक्चुअली में। तो जैसा बताया कि यहाँ पे एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी था और एक तरफ बंगाल का नवाब था। अपने आप को लोग नवाब समझते थे, नवाबगिरी निकाल दिया इनको अंग्रेजों ने। नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल। इस नवाब का नाम था सीरज उद दौला, सीरज उद दौला नाम था इसका। स्पेलिंग शायद में भी सही हो या गलत में भी हो, DAULH दौला, सीरज उद दौला नाम था इसका। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें जो कैप्टन था या लीड कर रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम किया, एक बड़ा अच्छा काम किया। इनके जितने जो लोग नहीं चाहते कि नवाब गद्दी पे बैठे, जो लोग नहीं चाहते थे कि सीरज गद्दी पे बैठे, इसके दुश्मनों से, इनके जो भी एनिमी थे, इससे इसने क्या किया, दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप कर ली। क्या किया, इसके दुश्मन के इसने से फ्रेंडशिप कर ली। अब बोला इसको जिस दिन पीटेंगे और पीट के भगाएंगे ना तो तुमको गद्दी पे बैठाएंगे। तो बोला आप एक काम करो, इसको पीटने में मेरी मदद करो, इसको इतना कूटेंगे कि यहाँ से भाग जाएगा। तो मज़ा भी आ गया। इसके जो दुश्मन थे बोला बड़ा अच्छा बात है, अगर इसको पीट के भगा दोगे तो मेरा काम तो आसान कर दोगे, गद्दी पे हम बैठेंगे, मुझे मजा आएगा। अब लग इतना ही नहीं, तुमको गद्दी पे बैठाएंगे, तुम ऐश भी करोगे। तो जब लड़ाई हुआ 1757 में, अब आई लड़ाई, तो बोला अब ये दोनों लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो ऐसा बात है, इसके अगर दोस्त जो लोग थे, ये जो अंदर अंदर इसको अपने दुश्मन मानते थे, अगर ये इसका साथ दे देते तो ये पिट जाता। इसने क्या किया, कुछ लोगों ने इसका साथ तो दिया नहीं, चुपचाप लगा दिया, अकेले पड़ गया, इसकी आर्मी कम थी। इसने उठा के इसको पटक के खूब पीटा, इतना पीटा कि गद्दी छोड़ दिया इसने, कहानी इसकी खत्म। अब जब इसको पहली बार अंग्रेजों ने हराया, किसको, 1757 में, यहाँ के मुगल के रिप्रेजेंटेटिव को, तो बोला इस गधे को अगर धो सकते हैं तो इसके बाद वाले गधे को भी धो सकते हैं। कहने का मतलब है इसको अगर हरा सकते हैं तो इसको सारे नस्लों को भी हरा सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसने क्या किया, मुझे ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है ताकि ये बहुत लोग इससे बोरिंग मांगते हैं हिस्ट्री को। अदरवाइज आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनीवन एल्स, ओके, दिस इज माई वे टू एक्सप्लेन सिंपली, नथिंग एल्स, दैट्स इट, ओके। तो इसने बोला कि इसको तो पहले पीटेंगे दम भर, ये बहुत हीरो बन रहा है, हमसे पैसा भी लेता है और अपने नौकर चमचों से हमसे परेशान भी करवाता है।
बिना इसको पीछे छोड़ेंगे नहीं। हम अपना जब फोर्टिफिकेशन करते हैं अपना सामान माल को रखा करने के लिए, जान माल को रखा करने के लिए, तो ये इसके चमचे मुझे परेशान करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव तो ठान लिया, अपना एक सीक्रेट प्लान बनाया। क्या किया उसने? सीक्रेट प्लान बनाया, एकदम टॉप सीक्रेट प्लान, SECR सीक्रेट प्लान बनाया उसने, ठीक है। सीक्रेट अलायंस कर लिया इसके साथ, इनके दुश्मनों के साथ, और अलायंस करके या तो बोला तू इसके साथ लड़ाई में जब लड़ेंगे तो तू साथ मत देना, या मेरा साथ देना, अब मेरा नहीं तो चुपचाप रहना, इसकी तो धुनाई करना, बहुत हीरो बन रहा है। इसकी पिटाई हो गई। जब ये हार गया तो क्या हुआ? अंग्रेजों की पहली विक्ट्री हुई इंडिया में। इसके पहले अंग्रेज किससे लड़ रहे थे? फ्रेंच वाले से लड़ रहे थे और पोर्टुगीज से लड़ रहे थे, उसमें परेशान थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली विक्ट्री मिली, कब मिली विक्ट्री? 1757 में। तो इनका मोरल कॉन्फिडेंस, दोनों मोरल कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, दोनों बढ़ गया। सातवें आसमान में क्या उसका घमंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बोला अब यहाँ के राजा को पिट सकते हैं तो एरिया तो मेरे कब्जे हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है, इसको गद्दी पे बैठाता है, यहाँ पे मीर जाफर को बैठाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे एक कहानी खत्म होगी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब यहाँ पे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और यहाँ पे जिस व्यक्ति को गद्दी पे बिठाता है उसका नाम है मीर जाफर। अब हम इसको पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे, हम हिस्ट्री में बताएंगे। मीर जाफर को यहाँ पे गद्दी पे बैठाता है, ठीक है, और उम्मीद करता है कि मीर जाफर को जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा काम करेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उसमें रॉबर्ट क्लाइव था, बाद में मुनरो आ जाता है, तो ये चाहता है कि जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा मीर जाफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले बोल दिया था मीर जाफर को, बेटा ऐसा है कि इसको अगर हम पीटेंगे, उसको नवाब को यानी सिराजुद्दौला को, तो गद्दी पे तुमको बिठाएंगे, तो साथ तुम मुझे देना, ठीक है, यानी जो कहेंगे। तो उसने बोला कुछ परगना वगैरह इसको दे दिया, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा मांग रखने लग गया, तो बेचारा को लगा कि यार हमारे ज़्यादा मामला में घुस रहा है, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी इंटरफेयर करने को। तो अब इसको आया गुस्सा, बोला बेटा तुमको गद्दी पे बिठाएं तू ही हीरो बनेगा हमसे, तुमको गद्दी पे बिठाएं तू ही हीरो पे बनोगे। इसने क्या इसको दिया उठा के फेंक, यानी इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब इसी का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। वाह क्या ज़माना है, देखने वाले मजे तो आते हैं। मीर कासिम यानी इसी की बहन का, सॉरी उसकी ही बेटी का पति मीर कासिम। कासिम का स्पेलिंग ऐसे भी लोग लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, वट एवर यू राइट, ओके, ठीक है। मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। मीर कासिम को गद्दी को बिठा तो दिया यहाँ पे, तो अब इसको रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि ये पूरी बात इसकी मान नहीं रहा था, फुलफिल कर रहा था, तो एक प्रकार का था पपेट था। क्योंकि अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव पहले से सोच चुका था, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पहले बताए थे, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में पहले से चला था कि उसको जब हम पीटेंगे तो अपने किसको, सिराजुद्दौला को जब पीट के भगाएंगे तो हम अपनी कठपुतली बिठाएंगे कहाँ पे, गद्दी पे, बंगाल की गद्दी पे, कठपुतली पे, जो मेरे इशारे पे काम करेगा। और बैठाया किसने? बिठाया किसने? मीर कासिम को, अरे मीर जाफर को। मीर जाफर पूरी बात माना नहीं, 24 परगना में बोला कि हाँ ट्रेड कर सकते हो वगैरह कर सकते हो, आगे का बात माना नहीं। हम इसको हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो बोला कोई बात नहीं। इसका दामाद जो था और ससुर दामाद में दोनों बनता नहीं था, ये ससुर दामाद में बनने नहीं तो करे तो क्या करे, ये दोनों में नहीं बनता था। तो मीर कासिम को बोला कि एक काम करो, तेरे दामाद को तेरी गद्दी से, इस सीट से हटाते, सॉरी मीर कासिम को बोला तुम गद्दी पे बैठना चाहते हो? बोला हाँ बिल्कुल बैठेंगे सर। तो बोला मेरा ससुर है यहाँ से। बोला कोई बात नहीं, तेरा ससुर हट जाएगा, तुम्हारे ससुर को भी हटा देगी, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि तुम्हारे ससुर को हटाना कोई बड़ी बात बड़ी नहीं, दैट्स नॉट अ बिग इशू, आई कैन रिप्लेस हिम, डोंट वरी फॉर दैट, आई एम हियर, व्हाई डू वरी अबाउट इट, ओके। बोले यस या इज इट पॉसिबल, यस, क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, बड़े मजे से पॉसिबल होता। बोला तुम तो मेरा साथ दो दामाद जी, इसको भी मान लिया। अब इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके साथ भी सीक्रेट अलायंस किया। अब बोले तुम इसको हम हटाते हैं, हटा दिया। इसके साथ उतनी लड़ाई करनी नहीं पड़ी, हट गया, ये हट गया क्योंकि ये इसका पपेट था, हट गया। जब ये गद्दी पे आया तो कुछ दिन तक ये भी काम किया, ये भी बात माना,
लेकिन अब ये इसको भी लगने लगा कि ये हमारे काम में ज़्यादा टांग अड़ा रहा है। अंग्रेज तो चाहते थे कि हमारे काम में कोई इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करे, हम पैसा दे रहे हैं। अब तो पैसे भी देने की नौबत खत्म हो गई इनकी। पहले जो 3000 रुपया देते थे सालाना उस समय के हिसाब से, अब तो वो भी खत्म होने की सिचुएशन आ रही थी। तो बोले हम क्यों देंगे पैसे, क्यों नहीं हम अपना ही पूरा राजपाट कर लें यहाँ पे। क्योंकि जब यहाँ ना जीता तो उनका कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही बड़ा था, मॉरल कॉन्फिडेंस बढ़ ही गया था। मॉरल नहीं बोलेंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही बोलेंगे बढ़ गया था, ठीक है। यानी एक प्रकार का पैशनेट, यानी उनके अंदर पैशन आ चुका था कि मुझे यहाँ पे रूल करना है, ट्रेड करना है और यहाँ से पूरा प्रॉफिट कमाना है। मोनोपोली ही तो थी उनकी। कहानी यहाँ पे आगे बढ़ती है। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि जो मीर कासिम जो था, ये आदमी जो गद्दी में बैठा वो कहाँ पे था, इस जगह का नाम था मुर्शिदाबाद। कभी कभी आईएएस के प्रीलिम्स में या किसी जगह पूछ सकता है, मुर्शिदाबाद बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद एरिया में इसको था, वहाँ पे इसको गद्दी में बिठा दिया। मीर कासिम वहीं का एक नवाब था वो। अब कहानी क्या होता है, अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ता है, हम समझाते हैं क्या होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर की कहानी में क्या होता है, तो बैटल ऑफ बक्सर में कहानी आगे क्या बढ़ता है। बैटल ऑफ 1764 यानी बक्सर, एक तरफ थे गोरे लोग थे, एक तरफ नवाब था। नवाब बंगाल ही बोलेंगे इसको भी, बंगाल। पहले था मीर जाफर। मीर जाफर को इन लोगों ने हटवा दिया, मीर जाफर को इसको हटा दिया, यानी इसको रिप्लेस कर दिया। इसके जगह पे इसके दामाद को बैठाया मीर कासिम को। जगह था मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या हुआ, मुर्शिदाबाद। मीर कासिम के बाद इसके साथ देने वाले कौन थे, प्रॉब्लम जब हो गया तो अब मीर कासिम और इनके बीच में भी समय के साथ रिश्ते खराब हो गए। तो मीर कासिम एक, इनके साथ शाह आलम भी था मुग़ल का, शाह आलम 2 था, फ्रेंच भी थे इनके साथ, और इनके साथ नाम था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला नाम था, शुजा-उद-दौला नाम था। ये था नवाब ऑफ अवध था ये। जब इसे पता चल गया मीर कासिम को कि अब हमारी इनकी लड़ाई होने की संभावना है, तो इसने भी बुला लिया अपने रिश्तेदार को, इसको बुला लिया, भाई अकेले नहीं जीत पाएंगे, इसे पीट दिया था हमारे पूर्वजों को, पहले पीट दिया था, तो हमको थोड़ी छोड़ेगा अकेले, हमको भी पीट देगा। इसको मन में डर हो गया पहले। जब इसको मन में डर हो गया तो क्या, इसने शाह आलम को बुला लिया। शाह आलम क्यों साथ दिया, क्योंकि शाह आलम मुग़ल था, मुग़ल के ही रिप्रेजेंटेटिव थे इन लोग। शुजा-उद-दौला कौन था, ये भी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, किसके, मुग़ल के रिप्रेजेंटेटिव थे। मुग़ल के सब नवाब बना करते थे एरिया के हिसाब से, अलग अलग एरिया में नवाब हुआ करते थे। तो इन तीनों को बुला दिया, साथ में चौथा फ्रेंच भी था इनके साथ। ये सब ने मिल के लड़े एक तरफ से, और ये अकेले था एक में। अब क्या अकेले इन चारों को हरा सकता है, पॉसिबल है, हरा दिया। इसकी धुनाई इतनी हुई कि अब बोला कि बाय बाय टाटा कर दिया। इसकी भी धुनाई हुई, इसकी भी धुनाई हुई, इनकी धुनाई हुई। ये सभी लोग पीटे गए इसके हाथ से। अब इस लड़ाई में तो मार खाए इन लोग, अब करे तो क्या करे। बोले बेटा तू बहुत हीरो बनता था, तू ही बेताज बादशाह यहाँ का शाह आलम, चल मेरे साथ ट्रीटी साइन कर। शाह आलम को बोला बड़ा हीरो बनता ना, चल मेरे साथ ट्रीटी साइन कर। तो एक घटना घटती है 1765 में। ये लड़ाई होती कब, 1764 में। इस व्यक्ति ने, अच्छा इस समय का यहाँ इसका हीरो कौन होता है, अगर इन चारों को विलन माने तो इसका हीरो कौन होता है, मुनरो, ठीक है। उसके पहले कौन था हीरो, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव उनको लीड कर रहा था एक गवर्नर के रूप में। अभी यहाँ मुनरो था, यहाँ बंगाल का गवर्नर, और ये क्या था, बंगाल का गवर्नर ही था, ये लीड कर रहा था। अब इसने, इस मुनरो ने चारों की धुनाई की। चारों मार खाने बाद, हारने के बाद शाह आलम को, बेटा ऐसा करो
मेरे साथ चलो ट्रीटी साइन करो। हारने के बाद पहले क्या होता था, लोग ट्रीटी साइन करते करते थे कि तुम मुझे अब दोगे क्या क्या, मेरा जो नुकसान हुआ क्या क्या करोगे। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से फेमस है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसके नाम से फेमस है, यहीं से कहानी शुरू होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से फेमस है ये कहानी। इसमें बोला कि मुग़ल ने बोला कि भैया कि हम बंगाल में अब तुमको कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ से शुरू होती है अंग्रेज़ों की अपनी दबदबा। तो मुग़ल ने पूरा सरेंडर कर दिया। इस ट्रीटी में क्या हुआ कि मुग़ल सरेंडर्ड कहाँ, बंगाल को, सरेंडर द बंगाल। अब बंगाल की सोवरेनिटी पे मेरा अधिकार अब कुछ रहा नहीं, वैसा हम कुछ करेंगे नहीं भैया, हम हार गए तो क्या करेंगे। अब यहाँ से कंपनी को एक तरह से देखते हैं कि पकड़ बनना शुरू हो जाती है, बंगाल की सोवरेनिटी पे इनके ख़त्म। तो इस शाह आलम ने, यानी इसी शाह आलम ने ग्रांट का कर दिया, ग्रांटेड। इस शाह आलम एक प्रकार के हम कह सकते हैं, मुग़ल में एक व्यक्ति वही बोले शाह आलम क्या कर दिया, शाह आलम टू क्या किया, ग्रांटेड, ग्रांटेड क्या, व्हाट, दीवानी, 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 ये दीवानी नहीं, दीवाना ये वाला नहीं। दीवानी का मतलब होता है कि अब राइट्स होंगे क्या, दीवानी का मतलब राइट्स होंगे किसके ऊपर, कि जाओ भैया हम तो हार गए, अब हम आपको पैसा दे नहीं सकते हैं, तो आपके पास अधिकार होगा रेवेन्यू, आप कलेक्ट करो, और यहाँ के जस्टिस वाला मामला भी आप ही नज़र रखो। तो दीवानी मिल गया बंगाल के रेवेन्यू के मामले में और जस्टिस के मामले में। दीवानी का मतलब एक प्रकार का राइट्स दे दिया, एक प्रकार का राइट्स ही कह सकते हैं, ठीक है, कि सिविल जस्टिस के मामले में और रेवेन्यू के मामले में किसका अधिकार होगा। ये शाह आलम ने ग्रांटेड किसको किया, टू ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इन सब पे हुकूमत किसकी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से झंडा लहराता है। अब इस न्यूज़ को जैसे पता चलता है इंग्लैंड में, वाह फतेह हो गई, बेटा भेजा था तुम्हें तो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तूने तो फतह ही कर दिया, वाह। जो काम पोर्टुगीज करने चले थे जिस इरादा से, वो काम तो उन्होंने नहीं किया, वो काम तो तुम लोगों ने कर दिया। एक्चुअल में पोर्टुगीज उसी मकसद से आए थे, वो काम तो तुम लोगों ने कर दिया, मज़ा ही आ गया। अब बोला कि ये काम करो, तब तक तो तुमको हम सिर्फ व्यापारी मानते थे, अब तो सौदागर हो गए। मतलब कहने का मतलब टिल देन और टिल 1765 British company were considered one and only traders. They were not recognized as a what, that they could control over the territory where they were what trading. After 1765, what had happened in the context of Indian history, it was a great watershed change in the Indian history. British Parliament recognized the political arena as well as what, apart from economic, political and what, it's economic, political and what, administrative arena of what, this East India Company. Then they began to think that now we need to what, regulate the what, East India Company, since the story of regulation started and came into the picture. And now we have a what, better understanding how this company came India as a trader, but finally it turned into what, from trader to what, like a administrator or like a what, makers of law in India. Question could be asked in the mains, and it has been asked in the many examination. The company which came as a only for the trading purpose, how it became a powerful empire and finally framer of the law of India. That's a very
not a strange question, it could be very simple, it can be encapsulated in a bit or in a many way from many dimensions. Understood? तो अंग्रेजों ने कहा बेटा जिस पर्पज से भेजे थे मकसद तो कुछ और ही कर दिया। अब यहाँ से क्या होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी की पहली फाउंडेशन अंग्रेजों की नज़र से शुरू हो जाती है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन इसमें कुछ अंश जो है उठा के डाले गए हैं। अब यहाँ से शुरू होती है क्या, जब ये बात पता चलता है तो उस समय यहाँ पे गवर्नर बदल जाते हैं। कौन गवर्नर जो होता है बंगाल का, मुनरो होता है, तो पहले रॉबर्ट क्लाइव। तो कहानी ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव और मुनरो की दो डिस्कशन हुआ यहाँ पे, तो वो दोनों चर्चा करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में कौन और मुनरो के समय में कौन। हम थोड़ी बेटा बेटी इसलिए करते हैं इस वर्ड में क्योंकि हिस्ट्री को लोग नॉर्मली एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। एज पर माई कंसिडरेशंस, एज पर माई व्हाट्स नॉट कंसिडरेशन, एज पर माई व्हाट्स observation, many students do not consider history as like a very interesting. That's why I use sometimes a very slang which I have not to what's the I should not have to use, but no, sometimes use like slang, बेटा बेटी, अंग्रेजों को उसने पीट दिया धो दिया। हालांकि ऐसे मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि एक लाइव बने, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी सेंटिमेंट्स को, किसी स्टूडेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द रिलीजन हियर, ओके। मैं कोई किसी रिलीजन या किसी चीज़ से मेरा कोई लेना ना वैसा नहीं है यहाँ पे स्टडी के कंटेक्स्ट में, तो मैं सिंपली वो सिंप्लीफाई करने के ऐसा बोलता हूँ। ये मेरा एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम कहेंगे कि अब अंग्रेजों ने क्या हुआ, दीवानी तो मिल गया। दीवानी किसने देने वाला था, दीवानी दिया कौन, दीवानी कौन दिया, तो दीवानी कौन प्रोवाइड किया था। तो दो बात समझें, रॉबर्ट क्लाइव कब था, रॉबर्ट क्लाइव था 1757 में। 1757 में क्वेश्चन आ सकता है जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और मुनरो कब था, 1764 में, जब बैटल ऑफ क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के समय में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और मुनरो कब था, 1764 में, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। लेकिन जब 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है, वारेन हास्टिंग। कहानी यहाँ से शुरू करेंगे। तो अंग्रेजों के जो लॉ हैं यानी कॉलोनियल लॉ कह सकते हैं, ये रूल कह सकते हैं, उसको हम लोग दो तरीक़ा से पढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम इस वीडियो में क्लोज करेंगे और अगले वीडियो से शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो अंग्रेजों का रूल है यानी ब्रिटिश रूल जिसको कह सकते हैं इंडिया में, यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल को हम दो तरीक़ा से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत में मेंशन किया गया हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसमें। कॉलोनियल रूल, हालांकि अंग्रेजों ने कई बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, लेकिन जो स्पेशल रूल जो बेसिकली जो लक्ष्मीकांत ने मेंशन किया है उसी के हिसाब से चलते हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं कंपनी रूल। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी क्योंकि व्यापार करने आए थे, कंपनी रूल। और दूसरा है क्राउन रूल, ठीक है, दूसरा है क्राउन रूल। क्राउन का मतलब समझाएंगे, कंपनी का मतलब समझाएंगे। कंपनी तो समझ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी कंपनी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सबसे पहले होते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि कभी क्रोनोलॉजी पूछ सकता है 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत इंप्रूव करना पड़ा अमेंडिंग एक्ट। अमेंड मतलब सुधारना, अमेंडिंग एक्ट तुरंत 1781। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम हो गया, नए काम करता तो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये सारे एक्ट ही हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद अगला तुरंत एक लॉ आ जाता है यहाँ पे, एक्ट ऑफ 1786, वो भी किसी के मांगने पे। एक्ट ऑफ 1786, इसकी खास कहानी सुनाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के कंटेक्स्ट में। 6ठा में, 7वां में, 8वां में और 9वां में, ये चारों चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट नॉर्मली 20-20 साल में आते थे। चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट, ये भी चार्टर एक्ट है और ये भी चार्टर एक्ट है और ये भी दिखाई दे रहा है चार्टर एक्ट। तो अब ये पहला चार्टर एक्ट जो आता है ये 1786 यहाँ लिख देते हैं 1786। अब यहाँ पे जो चार्टर एक्ट आना शुरू हो जाता है वो सारे चार्टर एक्ट यहाँ से 93 से शुरू होता है। 1793 देखा जाए तो ये 20 साल में ही काम में आया है, ठीक है। और फिर ये 20 साल के बाद आएंगे, यहाँ पे 20 साल का ईयर लगा है। अब 1793 था 1813 में 18 इसी के थ्रू ये मिशनरी आते, फिर यहाँ पे 20 साल का पीरियड है। तो चार्टर मतलब एक अधिकार देता था कंपनी को, क्या क्या हक है क्या अधिकार, 20 साल में फिर लगा। फिर एक चार्टर एक्ट है यहाँ पे कितना है 1833, फिर ये 20 साल में कंपनी को इरादा हिंट दे दिया बेटा तुम्हारी कहानी अब कभी भी खत्म करते, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट कर देती है। यहाँ फिर यहाँ 20 साल के बाद एक कंपनी है। फिर लास्ट में 1853 फिर ये 20 ईयर्स का गैप का, ये भी एक क्या है यहाँ भी 20 ईयर्स का गैप है, 20 ईयर्स का गैप है। तो हम इस तरह से कितने हैं अगर देखते हैं 4 चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट यहाँ पे देखते हैं, दूसरा चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट, चौथा। और आईएएस के प्रीलिम्स में पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसमें से पूछ ही दे रहा है। चार्टर एक्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ ही दे रहा है। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि आने वाला समय में कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन पूछ ही देता है। उसके बाद हम लोग फाइनली क्या डिस्कस करेंगे, तो कंपनी एक्ट में क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786 और इसमें 4 चार्टर एक्ट है जो 20-20 साल के बाद आए हैं। देखा जाए तो ये भी 20 साल के बाद आया। उसके अलावा क्राउन रूल, तो क्राउन का मतलब समझाएंगे जब वहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्राउन रूल इसमें देखा जाए तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरुआत का है और 3 यहाँ पे गवर्नमेंट, 2 यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, एक लास्ट में इंडिपेंडेंस एक्ट है और 3 इंडियन काउंसिल एक्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सिपोई म्यूटिनी के बाद हुआ था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1858 में हुआ क्या था, 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद कैसे कैसे चेंज हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1861 है, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की बात, आज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी की देन है। फिर 1892 में फाइनली उसके बाद मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से जाना जाता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कौन सा 1999, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। फाइनली यहीं से हम बात करते हैं जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की, कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है और हालांकि इसकी डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो जाती है इस जगह पे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और यहीं से यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में बात करते हैं या फिर रिजर्वेशन की बात करते हैं, कुछ न कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पे आ जाती है। और लास्ट में इंडिपेंडेंट है। ये दोनों एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। आए हुए एग्जाम में भी 1-2 बार क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहा है, इधर से भी इधर से भी। तो जो ये नॉर्मली मेरा फर्स्ट वीडियो में क्या था, जो हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने सिर्फ ब्रीफ बताया हिस्टोरिकल क्या रहा क्या नहीं, कैसे नहीं कैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से, यानी एक्चुअल शुरुआत मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ हो जाएगी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये, ठीक है। मीनवाइल कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।